तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 250 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उस इनहेरिटेंस वाली जगह पे आ चुका होता है और लू फेंग उस इनहेरिटेंस को लेने वाला है। तो चलो देखते हैं लू फेंग कैसे करता है। और अब फिर में लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने फर्स्ट फ्लाइट पे आ चुका होता है और यहाँ पे फ्लाइट लेवल के मुताबिक बताया गया था। और लू फेंग आगे का सीनरी नहीं देख पा रहा था और लू फेंग के माइंड में कई सारे मिस्टीरियस इंफॉर्मेशन आने लगते हैं जहाँ पे लिखा होता है एक्सेप्ट द इनहेरिटेंस, ट्रेन इन द इनहेरिटेंस। और वहाँ पे बताया जाता है कि हर एक लेवल में आपको नई इंफॉर्मेशन मिलेंगी जहाँ पे आपको हर एक स्टेज के खत्म होने के बाद आपको एक ग्रेट बेइंग बनेंगी यूनिवर्स में जो कि डिमांड नोट जनरल होगा। और यहाँ पे आप जितने ज़्यादा स्टेज को कंप्लीट करते जाएंगे उतने ज़्यादा पावर को आप पाते जाएंगे। और ये सारी इंफॉर्मेशन लू फेंग के माइंड में एक वॉइस के द्वारा आ रही थी और तभी वहाँ पे लू फेंग के सामने एक टेक्निक सब्स्टिट्यूट हो जाती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये एक सोल टेक्निक है जिनमें एक बंदे को अपने सोल को ट्रेन करना है। और देखा जाए इसके वंडर्स को तो यहाँ पे ह्यूआन बो ने जो लू फेंग के लिए सोल टेक्निक को छोड़ा था वो भी इससे बहुत ज्यादा फायदेमंद था और उन दोनों को कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि इन सबको देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो कहता है कि मैं इस नेमलेस इनहेरिटेंस टेक्निक को अपने 9 यूनिवर्स टैबलेट से कंपेयर कर सकता हूँ। ये टैबलेट पूरे पीपल को स्टडी करते हैं और ये बहुत ही कंप्लीटली डिटेल्ड टेक्निक भी है और इसकी एक ही टेक्निक प्राइसलेस हो सकती है और लू फेंग की आंखें भी चमकने लगती है। और यहाँ पे हमें माइंड में दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग ने अपने गोलेन और बिस्ट के इनहेरिटेड मेमोरी से कई सारे ट्वेस्ट टॉप वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में देखे थे जहाँ पे काउंटलेस टेक्निक्स थे हर जगह फैले हुए। और यहाँ पर लू फेंग इतने सारे टेक्निक्स को देखकर उस टेक्निक में डूब जाता है और अपने उस टेक्निक को ट्रेन करने के लिए बैठ जाता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने अपने अर्थ बॉडी को ना ही यहाँ पे गोल्डन और बीस्ट को भी अपने बॉडी को ट्रेन करना शुरू कर दिया था, बस मोसा क्लैन को छोड़ दिया था क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता है क्योंकि इस टेक्निक को सीखने के लिए सोल स्पेशल टेक्निक होता है और मोसा क्लैन के पास कोई सोल ही नहीं है तो उसको ट्रेन कैसे कर सकता है। और यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो सोचता है कि जिस बंदे ने भी इस टेक्निक को छोड़ा है ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग टेक्निक है, अगर मैं इसको प्रोग्रेस कर पाऊंगा तो मैं आराम से एक इटर्नल और इनविजिबल बीइंग बन सकूंगा। और यहाँ पर लू फेंग ज्यादा बकवास नहीं करता, लू फेंग अपने ट्रेनिंग में चला जाता है और अब फिर हमें वर्चुअल यूनिवर्स ओपन स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रीन ड्रैगन स्नेक उस स्पेस में होता है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और हमें वहाँ पे टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि उसके चारों तरफ होते हैं और वो इस दहाड़ को सुनकर वहां से उड़कर भाग जाते हैं। और वहां पे हमें दिखाया जाता है कंप्लीटली रेड मैजेस्टिक ग्रुप के पैलेस को जो कि वहां पे फ्लोट कर रहा होता है, उन्हीं में से एक पैलेस में वो होती है। और तभी वहां पे लंबा स्टोरी मैन जो कि सिल्वर हॉर्न होता है वो उसके सामने अपने वाइन ग्लास को लेके अपीयर होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन स्टॉल कर रहा था और वो जोर से क्या था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं इतने लंबे समय से डिमंड नोट माउंटेन इनहेरिटेंस के लिए रुका हुआ था ताकि मैं अपने स्टूडेंट मिस टेम्पलेट को एक चांस दे सकूं उसमें जाने के लिए और यहाँ पे तुम कह रहे हो कि वो अब चला गया है। और यहाँ पे हमें एक ओल्ड व्हाइट हेयर मैन को दिखाया जाता है जो उसके सामने झुकते हुए क्या था नाइट, ये सच है लेकिन आपको अगले बैच के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो सिल्वर हॉर्न मैन दहाड़ते हुए क्या था क्या नेक्स्ट बैच तुम इतने ज्यादा बुलशिट कैसे हो सकते हो। और वो कहता है कि डेमन नोट माउंटेन के इनहेरिटेंस के लिए 10,081 इरास का वेट करना पड़ता है और वहाँ पे हर एक बैच में 32 पीपल्स को भेजा जाता है और मैंने इतने सारे ट्रेस और इतना इन्वेस्टमेंट किया ताकि मैं उस इनहेरिटेंस को ले सकूं और फाइनली मुझे एक चांस मिला कि मैं उसके एक स्लॉट को ले सकूं। और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि वहाँ पे एक एनोमिनस अननोन लाइफ फॉर्म गया और उस 32 प्लेस में से एक स्लॉट को ले लिया। और यहाँ पे उस सिल्वर हॉर्न में फिर गुस्से में क्या आता है कि आखिर कैसे हो सकता है, किसने मेरे स्टूडेंट के चांस को लिया, आखिर उसने किसी और के क्यों नहीं लिया। तो वो व्हाइट ओल्ड मैन उसके सामने झुकते हुए क्या था नाइट, यहाँ पे हमने बैलेट को कास्ट किया
किया जहाँ पे मिस्ट एम्पर 30 सेकंड थे और वहां पे उन्होंने ही डिसाइड किया होगा। तो यहाँ पे वो बंदा बहुत ही गुस्से में क्या था, बाहर जाओ, बाहर में जाओ। और यहाँ व्हाइट मैन को दिखाया जाता जो कि जहाँ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाता है और वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। और सिल्वर हॉर्न मैन के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहे थे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वहां पे वो एक नाइट था और यहाँ पे उसके सामने उसका एक स्लॉट छीन गया था और उसको इतना सारा वेट करना पड़ रहा था, तो आखिर उसको गुस्सा क्यों ना आए। और वो इसी गुस्से के साथ कहता है कि आखिर कौन है, आखिर किस बंदे में इतनी हिम्मत कि मेरे स्टूडेंट के स्लॉट को ले सके। और अब फिर हमें यहाँ पे डेमन नोट इनहेरिटेंस के बारे में बताया जाता है कि ये टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, जो कि प्राइमेट के उस सिटी में पढ़ने से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे प्राइमेट के उस टैबलेट्स यहाँ पे बहुत ही कम होते हैं और उसमें सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉ ही होता है। लेकिन डेमन नोट इनहेरिटेंस को जो भी ले लेता है उसमें सॉलिड और इनक्रेडिबल डिटेल्ड ट्रेनिंग मेथड होता है, जिसको यूज करके कोई भी आसानी से अपने पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। और वो गुस्से में क्या आता है कि मुझे अगले बैच के लिए वेट करना पड़ेगा, 10,081 ईयर्स के लिए वेट करना पड़ेगा। और वो इससे सोचकर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और यहाँ हमें बताया जाता है कि उसका डिस्पल मिस्ट एम्पर है, जो कि एक एम्पर अनडाइंग बीइंग है। यहाँ पर एम्पर अनडाइंग बीइंग होने के चलते उसको ब्रेक थ्रू करने में दिक्कत हो रहा है, ताकि वो ब्रेक थ्रू करके एक नाइट बन सके। और यहाँ पे नाइट बनना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर वो स्टूडेंट डेमन नोट इनहेरिटेंस को ले लेता तो वो इसको यूज करके अपने आप को ब्रेक थ्रू करके उसके नाइट बनने के चांसेस बढ़ जाते। लेकिन उसे नहीं पता था कि आखिर किस बंदे ने उसके साथ ऐसा किया कि उसको 100 मिलियन ईयर्स तक वेट करना पड़ रहा है। और यहाँ पे पाइनेकल बीइंग्स और उनके मैटर्स के बारे में लू फेंग को तो पता ही नहीं था। और यहाँ पे जिस स्लॉट को लू फेंग ने लिया था वो वही होता है जो कि इस बंदे को जरूरत थी। और यहाँ पे लू फेंग ने उसके अपॉर्चुनिटी को ले लिया था ताकि खुद को ट्रेन कर सके। और अब फिर हमें सीन चेंज कर इनहेरिटेंस पैलेस के इनहेरिटेंस स्टेयरकेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अभी फर्स्ट लेवल में ही था और उसने अपने आंखों को बंद किए हुए ब्लैक स्टोन स्टेयर्स पे बैठे हुए था और उसकी स्पिरिट एनर्जी उस इनहेरिटेंस टेक्निक को ट्रेन कर रही होती। और हमें बताया जाता है इस नेमलेस पावरफुल टेक्निक को, जिसे टेम्पररी कहा जाए तो सुप्रीम डेमन नोट मैनुअल कहा जा सकता है। और ये सुप्रीम डेमन नोट मैनुअल यहाँ पे लू फेंग ने जो इन्फॉर्मेशन रिसीव किया है उसके मुताबिक इसमें फर्स्ट 5 इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला बेसिक से दूसरा डेमन नोट टेक्निक है। और यहाँ पे बेसिक पोर्शन 99% भरा हुआ है, जो कि सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए है। और जब कोई बंदा इसको ट्रेन कर सकता है तो डेमन नोट टेक्निक को वो आराम से ट्रेन कर सकता है। और यहाँ पे बेसिक उसके स्पिरिट एनर्जी एम्पलीट्यूड को रेफर करता है। जैसे कि एग्जांपल में लू फेंग एक ब्लेड को कंट्रोल कर सकता है तो उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ एक ही ब्लेड पे अटकी रह सकती है, और वहां पे जब तक वो नंबर को इंक्रीज नहीं करेगा तब तक वो अपने लिमिट को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। लू फेंग अभी 78 ब्लेड्स को यूज कर पाता है और उसकी मैक्सिमम पावर 78 तक पहुंची हुई है और उसकी एम्पलीट्यूड भी 78 भी है। लू फेंग जब अर्थ पे था तो वो उस वक्त बहुत ही कमजोर था, क्योंकि लू फेंग उस वक्त 10 और उससे ज्यादा ब्लेड्स को मैक्सिमम पावर पे यूज कर पाया था। और सोल जो कि स्पिरिट एनर्जी एम्पलीट्यूड है, बहुत ही जो कि स्ट्रेंथ एम्पलीट्यूड है। और यहाँ पे कई सारी लंबी चौड़ी थ्योरी बताई जाती है, जिसको मैं शॉर्ट्स में समझा देता हूँ कि जितना ज्यादा आपका एम्पलीट्यूड हाई होगा उतना ज्यादा आप पावरफुल होंगे। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोलता है और ऐसे ही करके अगले अगले स्टेप पे जाने लगता है। और वो कहता है कि ये तो डेटीज ऑफ वर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये तो बहुत ज्यादा हेवनली है। और वो आगे चलकर सेकेंड फ्लाइट की ओर निकल जाता है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि सेकेंड फ्लाइट पे आने के बाद वो उसी डिटेल टेक्निक में पूरा तरह से घुल जाता है, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। और ऐसे ही लू फेंग करके कंटिन्यूअस ट्रेनिंग करने लगता है, दिन पर दिन गुजरने लगते हैं, लेवल पर लेवल आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पे लू फेंग इनहेरिटेंस स्टेयरकेस में आगे बढ़कर प्रोग्रेस करने लगता है। और यहाँ पे लू फेंग की ये प्रोसेस शुरू में थी जहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही थी, और लू फेंग ने जब शुरू किया तो यहाँ पे लू फेंग रुक ही नहीं रहा था, लू फेंग लगातार आगे बढ़ रहा था, उसको अच्छे से ट्रेन कर रहा था। और यहाँ पे लू फेंग को ट्रेन करने से
उसकी विल पावर और कॉन्शियसनेस की पावर बढ़ रही थी। और जब लू फेंग की विल पावर और कॉन्शियसनेस इन सबको नहीं सह पाएगी तो ये इनहेरिटेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे वास्ट यूनिवर्स में ट्रिलियंस ईयर्स में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स यहाँ पे आए ताकि वो इस इनहेरिटेंस को रिसीव कर, लेकिन किसी ने भी इस पूरे के पूरे प्रोसेस को खत्म नहीं किया है। और किसको पता है कि लू फेंग कितना आगे तक जाएगा। और यहाँ पे लू फेंग के पास जो अपॉर्चुनिटी आई है उसे मिस नहीं करना चाहता है, इसलिए लू फेंग ऐसा ही था जैसे कि एक भूखी भेड़िए के सामने उसके सामने खाना रख दिया गया है और वो उसको खाते ही जा रहा। लू फेंग भी ऐसे पागलों की तरह ट्रेनिंग में लगा हुआ था। जितना ज्यादा वो ट्रेन करता है उतनी ज्यादा लू फेंग को एहसास होता है कि उसकी कॉन्शियसनेस की एम्पलीट्यूड बढ़ते जा रही है। हमें दिखाया जाता है लू फेंग की कॉन्शियसनेस को जो कि 100 को पार कर चुका था। पहले लू फेंग की 78 थी और यहाँ पे उसकी नॉर्मल लिमिट भी कंटिन्यू करके रेज करने लगते। लू फेंग के लिए तो यही सबसे ज्यादा हेवनली की जैसा था। लू फेंग उसको ट्रेन करते जाता है। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मेरे पास एक ही चांस है इसको ट्रेन करने के लिए, जितना ज्यादा मैं कर सकता हूँ उसको मैं करूंगा, जितना ज्यादा मैं प्रोग्रेस कर सकता हूँ उतना मैं प्रोग्रेस करूंगा, लेकिन कुछ भी हो लेकिन मैं इसको एक बार तो ट्राई करूंगा, नहीं तो आखिरकार मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा क्योंकि ये जो मुझे मिला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब फिर हमें यहाँ बताया जाता है कि लू फेंग उस कोर ऑफ डेमन नोट माउंटेन में उस इनहेरिटेंस को रिसीव कर रहा था। वहीं पे जो असासिनेशन ऑफिशियल पोयू के द्वारा 1000 स्टार सेट के द्वारा भेजे गए थे वो भी दिक्कत में आ गए। तो हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स के आइलैंड 9 स्टार वॉरियर्स को दिखाया जाता है। जिस आइलैंड पे वहाँ पे एक्सट्रीमली बड़ा स्पेस होता है जहाँ पे रेपुटेबल हेडक्वार्टर्स में 1000 स्टार सेक्टर के वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स के आने का जगह था और वो बहुत ज्यादा पैलेस था। और तभी वहाँ पे में दिखाया जाता है 2 सेक्टर लॉर्ड के बंदे, 2 डोमेन लॉर्ड्स के बंदे जो वही होते जो लू फेंग को मारने के लिए गए हुए होते। वहाँ पे हमें उन दोनों बंदों के सामने पोयू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और वो उस थ्रोन पे बैठी हुई उन सब की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम चारों ने टारगेट को डिस्कवर किया। तो वो चारों नर्वस होते हुए कहते हैं हाँ गॉड। यहाँ पे सिर्फ 4 ही बचे थे जबकि 6 गए थे। वहाँ पे 2 ऑलरेडी डेड हो चुके थे उस डेमन नोट माउंटेन में। और यहाँ पे हमें उस लेडी को दिखाया जाता जो क्या थी तुम सब बहुत ही यूजलेस हो, मैंने तुम सबको आधा साल और देना है नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगी और मुझे आशा है कि तुम लोग मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और यहाँ पे वो बंदे कहते ठीक है हम लोग आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और फिर हमें टाइम पास को दिखाया जाता जहाँ पे लू फेंग ने ऑलरेडी अपने 1 साल को पूरा कर लिया होता है। और यहाँ पे उस डोमेन लॉर्ड्स के ग्रुप में से एक और मारा जाता है और वो इसलिए मारा गया था क्योंकि वहां का डेमोनॉट्स उस पे हिट करता वो सबकॉन्शियसली एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। और फाइनली 3 सर्वाइवर्स ही बचते हैं और वो तीनों अपने उस डेमोनॉट माउंटेन को छोड़कर वापस आ जाते हैं। और हमें यहाँ पे माउंटेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जितने भी लोग पास आउट होते हैं उन सबसे वहां पे बुलाने आए हुए थे, उन सबको अपने वर्चुअल यूनिवर्स में लेने आए हुए होते हैं। और वहां पे ट्रूप्स के वहां पे जनरल कहते हैं कांग्रेचुलेशन, तुम तीनों ने यहाँ पे 1 साल तक सरवाइव किया है इस डेमन नोट माउंटेन में और तुम सबके पास ये अधिकार है कि तुम सब वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में अंदर आ सकते हो और तुम सबका लोएस्ट स्टेटस भी 3 सर्वाइवर्स के रूप में देखा जाएगा। और यहाँ पे बयान यहाँ पे 1000 स्टार सेक्टर वॉरियर्स की तरफ देखता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो डेमन नोट माउंटेन में वो सिर्फ पोयू के ऑर्डर पे ही आए थे। यहाँ पे उन तीनों का कोई भी विश नहीं था कि वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को ज्वाइन करे क्योंकि वो यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। लेकिन तभी वहां पे एक स्टाफ का वॉइस आता है जो कहता है कि इन तीनों को मेरे पास ले आओ। तो यहाँ पे वो बंदा भी कहता है यस ऑफिशियल पोयू, जिसके बाद वो स्टाफ उन सबको लेके वहां पे निकल जाता है। रास्ते में सीन चेंज कर सेरेन हॉल को दिखाया जाता जहाँ पे पोयू अपने ट्रोन पे बैठी हुई थी और वहां पे वो उन तीनों की तरफ देख रहे थे। और मैं उन तीनों बंदों को दिखाया जाता जो कि अपने घुटनों पे बैठ के बोलता है गॉड। और यहाँ पे पोयू को दिखाया जाता जो कि उन सब पे फोर्सफुली अपने पावर को यूज करती है और वहां पे उन सब के स्पेस रिंग को उनके फिंगर्स से निकाल लेती है और उन सब के सोल इम्प्रिंट को भी ब्रेक कर देती है और उन सब के इनर लेजर ग्रेड गन को भी ले लेती है। और यहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है गॉड यहाँ पे हमने टारगेट यूनिवर्सल लेवल 9 का था
उसे हमने एक साल से डिस्कवर नहीं किया और एक साल में उसका पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गया है। ऐसा लगता है कि वो दूसरों के हाथ में मारे गया है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि वो उसका सामना डेमन नोड से हुआ था और वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। और यहाँ पे वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जो कि सेक्टर लॉर्ड लेवल 9 का बायून होता है, वो ये सब बोल रहा होता है। और यहाँ पे हमें पोयू को दिखाई जाती है जो उन सबसे कहती है कि चलो यही आशा करते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पावर का यूज करती है, वहीं पे उन तीनों को मार देती है। और वो कहती है कि यहाँ पे तुम सबको बहुत कुछ पता था और तुम्हें यहाँ पे मरना ही था। अब यहाँ पे उसने ये इसलिए किया था क्योंकि उसे डर था कि अगर यहाँ पे वर्चुअल कंपनी को पता चल जाता कि उसने किसी को हायर किया एक इंपॉर्टेंट जीनियस को मरवाने के लिए, तो यहाँ पे उसका लेवल एक ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बीइंग क्यों ना हो, वो मारी तो नहीं जा सकती लेकिन उसको स्पेस हेल में लॉकअप जरूर कर दिया जाता। और अब फिर वो कहती एक साल गुजर चुका है, यहाँ पे उस बंदे के 80 से 90% चांस है कि वो मारा जा चुका होगा। और यहाँ पे सडनली चारों तरफ कलर्स अपीयर होने लगते हैं और हमें दिखाया जाता पोयू जो कि अपने थ्रोन पे बैठी हुई होती है, वहां पे अपने पावर को यूज करके उन तीनों बॉडीज को स्लाइटली स्पेस में रैप करके उन तीनों बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। और यहाँ पे वो कहती वो बंदा वो जरूर मारा जाएगा और मुझे उसमें इंटरेस्ट था। लेकिन तभी उसको बाहर से फुट स्टेप आने की आवाज सुनाई देती है, तो इसे देखकर वो पोयू कहती कि अंदर आ जाओ। हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जो कि अपने पर्पल डेकोरेटिव आर्मर में होता है, वो एक हैंडसम यूथ होता है, वो अंदर आता है। और यहाँ पे अभी के मर्तबा उसके एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा दर्द और गुस्से में होता है और वहां पे आते अपने घुटनों पे झुक जाता है। वो कहता है टीचर मैं होम टाउन में मोचा प्लैनेट को बचा लीजिए। और हमें यहाँ पोयू उनको दिखाया जाता है जो कहती है कि क्या चल रहा है, तुम्हारे होम टाउन मोचा प्लैनेट पे बहुत ज्यादा पावरफुल प्लैनेट माना जाता है, उस पर कैसा अनडाइंग बीइंग भी मौजूद है, तो आखिर तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए। तो वहां पे वो बंदा क्या था टीचर यहाँ पे मेरी क्लासमेट उन्होंने अनइंटेंशनली ऑफेंड कर दिया मिस्ट एम्पर के लोगों को। आखिर किसे लगा था कि वो पावरफुल मिस्ट एम्पर खुद से बाहर आएंगे और अपने स्पेस टेक्निक को यूज करके मैं पूरे प्लेनेट को वहां पे अपने गॉड कंट्री में मिला लेंगे। और यहाँ पे उस बंदे को दिखाया जाता है जिसकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। तो ये सुनकर वो पोयू भी शॉक हो जाती कि क्या वो प्लेनेट को अपने गॉड कंट्री में लेना चाहती है। और यहाँ पे हमें गॉड कंट्री को दिखाया जाता और यहाँ पे हमें गॉड कंट्री के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसा जगह है जो कि अनडाइंग बीइंग का सोल लोकेशन होता है। जैसे एक सेक्टर लॉर्ड का अपना खुद का इंटरनल वर्ल्ड होता है, वैसे ही अनडाइंग बीइंग का खुद का गॉड कंट्री भी होता है। और जब कोई सेक्टर लॉर्ड का बंदा मरता है तो उसका इंटरनल वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय होकर कोलैप्स हो जाता है। और यहाँ पे जब अनडाइंग बीइंग वीक हो जाता है तो उसका गॉड कंट्री भी कोलैप्स हो जाता है। और यहाँ पे कई सारे टेक्निक और ट्रेस भी होते हैं जो कि सरवाइव करने के लिए होता है, लेकिन इससे उस गॉड कंट्री की पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है और इसका कोई भी फ्यूचर नहीं होता है, मतलब आगे चलकर बहुत ज्यादा कमजोर हो सकता है। और ये गॉड कंट्री किसी भी अनडाइंग के आधे लाइफ को यूज करती है। और यहाँ पे गॉड कंट्री के कई सारे यूजर्स है जिसके कारण अनडाइंग बीइंग इसको यूज करके अपने गॉड कंट्रीज को बनाते हैं और वो अपने गॉड कंट्रीज को जितना ज्यादा पावरफुल हो सके उतना ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। और यहाँ पे कोई भी अनडाइंग बीइंग अपने पावर से उसको गॉड कंट्री में लाके उसको मार सकता है। जहाँ पे उसकी पावर बढ़ जाती है वहीं पे एनिमी की पावर घट जाती है। और यहाँ पे वो उस पूरे प्लैनेट को अपने अंदर समाना चाहता था। और अब फिर हमें पोयू को दिखाई जाती है जहाँ पे वो कहता है तुम्हारा प्लान है जो कि मिस्ट एम्प्रेस के गॉड कंट्री में जाना है, उसका बहुत ही ट्रेजिक एंड होने वाला है। अगर वो सिंपली डिस्ट्रॉय करता तो वो आराम से एक पंच में तुम्हारे पूरे प्लान को डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन वो अपने एफर्ट को डाल के पूरे प्लान को अपने गॉड कंट्री में लाना चाहता है। और जब तक वो खुद को सेटिस्फाई नहीं कर सकता तब तक वो तुम्हारे प्लैनेट को टॉर्चर करता रहेगा। और यहाँ पे वो पूछती है कि आखिर तुम्हारे क्लासमेट ने क्या किया कि उसको ऑफेंड कर दिया। तो वो बंदा कहता है ये बहुत ही छोटा मैटर है, ये देखा जाए और ये एक फैक्शन से आता है और इसे मिस्ट टेम्पर के अंदर काम करने वाले इसको संभालते हैं। लेकिन किसने एक्सपेक्ट किया था कि वो खुद आएंगे और पूरे के पूरे कंट्री को अपने गॉड कंट्री में ले आएंगे। तो यहाँ पे फिर से कहता है कि टीचर प्लीज मेरे प्लैनेट को बचा लीजिए। तो पोयू कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे वो बंदा फिर से कहता है टीचर। तो हमें यहाँ पोयू को दिखाया जाता है जो कि अपने डिस्पल को देख रही होती
होती है और कहती है कि मैं कोशिश करूंगी, जिसके बाद वो अपनी आंखों को बंद करके अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में भेजती है, जहाँ पे उसके फ्रेंड का मिस टेम्पर से बहुत ही अच्छा दोस्ती हुआ करता था। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता जहाँ पे पोयू अपनी आंखें खोलती और कहती लीव, और हमें यहाँ पे उस बंदे को दिखाया जाता जो कि अपने टीचर की तरफ देखती है और कहता है कि क्या हुआ कुछ टीचर, क्या हुआ कुछ बात बना। तो पोयू उससे कहती है कि ये तुम्हारे क्लासमेट की गलती है कि तुमने अपने मिस्ड एम्पायर को ऑफेंड किया है और अभी उनका मूड बहुत ज्यादा बेकार है और यहाँ पे कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तो ये सुनकर वो हैंडसम बंदा अपनी मूर्ति को बंद करता। तो ये देख पोयू उससे कहती कि बाहर जाओ, तुम लीव कर सकते हो। और यहाँ पे वो बंदा भी कुछ नहीं कर सकता, वो भी वहां से रिस्पेक्टफुली बाहर हो जाता है। और हमें यहाँ पे उस बड़े से पैलेस में से पोयू को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहती है कि इसी कारण यहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि यहाँ पे उसके पावरफुल टीचर ने एक स्लॉट उसके लिए डेमन नोट माउंटेन के इनहेरिटेंस के लिए लिया था, लेकिन किसी ने उसको ले लिया है। क्योंकि इसी कारण तो बहुत ज्यादा गुस्सा में है, क्योंकि उसे 10,081 इराक से फिर से रुकना पड़ेगा उसके एक और चांस के लिए। अगर मैं भी यहाँ पे होती तो मैं भी इतना ज्यादा गुस्सा में होती। लेकिन ये बात है कि आखिर उसके स्लॉट को किसने लिया। और अब फिर हमें गॉड कंट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंडलेस ओशियन की तरफ फ्रैगमेंट आइस उसके गॉड कंट्री में जाने लगता है। और यहाँ पे एक मिस्ड एम्पायर का स्टैचू भी होता है और वहीं पे हमें ओशियन में 100 मिलियन किलोमीटर दूर एक प्लैनेट को दिखाया जाता है, जिसका डायमीटर 30,000 किलोमीटर होता है। वो स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है और हमें वहां से कई सारे स्लिट हाउस को दिखाया जाता है जो कि उड़ के उसके अंदर जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मिस्ड एम्पायर प्लीज हमें माफ कर दे। और यहाँ पे सब लोग कहते हैं मिस्ड एम्पायर प्लीज हमारे मोचा प्लैनेट को स्पेयर कर दीजिए, हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमें माफ कर दीजिए। और यहाँ पे कई सारे अनडाइंग स्प्रिंग सेक्टर लॉर्ड के बंदे उसके सामने झुककर माफी मांग रहे थे। और यहाँ पे उन सबके लिए एक सपनों की जैसा था हमें मिस्ड एम्पायर को दिखाया जाता है, जो कि अपने डार्क ग्रीन फ्लोटिंग लॉन्ग हेयर के साथ वहीं पे देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। और वो कहते हैं कि मैं तुम सबको माफ कर दूं, तुम लोग बहुत ही गलत हो। और वो हंसते हुए कहता है ये बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कई सारे अनडाइंग्स और सेक्टर लॉर्ड के बंदे को जो कि बहुत ज्यादा दर्द में होते, रिग्रेट में होते, गुस्से में होते, नफरत में होते हैं। और यहाँ पे वो मिस्ड एम्पायर एक एम्पायर लेवल अनडाइंग बीइंग थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और यहाँ पे कई सारे बंदे अनडाइंग बीइंग थे, लेकिन अनडाइंग बीइंग नॉर्मल और एम्पायर लेवल अनडाइंग बीइंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है पावर के मामले में। और यहाँ पे वो आराम से इन सबको मार पा रहा था। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि 10,081 इयर्स के लिए उसको रुकना पड़ा, जो कि 100 मिलियन ईयर्स जितना होता है। और यहाँ पर उसके जन्म से अभी तक उसने सिर्फ 12,000 एरा कोइन जिया होता है। और इतना लंबा जीना ये बहुत ही ज्यादा होता है, इसका एज का दुगना उसको वेट करना पड़ रहा है। और वो गुस्से में कहता है कि आखिर किस बंदे में इतनी हिम्मत जो मेरे स्लॉट को ले लिया, और फिर से बहुत गुस्से में उस पूरे प्लैनेट को अपने अंदर समाने लगता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आगे लू फेंग के साथ क्या होने वाला है और लू फेंग अपने प्रैक्टिस को जारी रखकर कितने लेवल को अचीव कर पाता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।